हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जो रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे थे उनको मालूम होगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज चल रहा था करंट अफेयर का। और डेली करंट अफेयर यहाँ पे लाया जा रहा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये 80 बीच में 15 से 20 दिनों के लिए ये सीरीज रुक गया था, क्योंकि जीवन है तो जीवन में हर एक के जीवन में कुछ उथल पुथल होता है। तो वैसे ही कुछ हुआ, जान लीजिए कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, जिसकी वजह से बाकी आपके लुक आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो काल चक्र है, तो काल चक्र का पहिया घूमता रहता है और उसमें कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। जीवन है तो सुख और दुख लगा रहेगा, कोई नहीं। और इसी सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना है आपके जीवन में। जो भी आप निश्चय कीजिए, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, इसी सुख और दुख के सहारे आपको जीवन में वो वहां तक पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आज 60 एपिसोड हो चुका था, आज हमारा 68 नंबर का एपिसोड है। और अगर पीछे का आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो आइए यहां से हम शुरू करते हैं। अब रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो अब रेगुलर अपनी, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम क्या बोलते हैं कि ये आपको बस देखना नहीं है, देख करके अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करने के बाद उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आपको नौकरी, जो भी नौकरी आप पाना चाहते हैं, तभी आपको वो नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती है। अन्यथा भूल जाइए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा 61 नंबर का एपिसोड है, तो इसको आपको देखना है, कॉपी में नोट करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके जीएस भी, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा जो रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, कि इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा करवा देता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच बजट, क्या है, हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल गोकुल मिशन। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये बजट आवंटित किया गया है 3400 करोड़। ठीक है, कितना है? 3400 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्या? नेशनल गोकुल मिशन। ठीक है, नेशनल गोकुल मिशन कब लॉन्च हुआ था? देखिए, स्कीम अभी भी हर एक एग्जाम में, हर वीडियो बोलता हूं, जब भी स्कीम आता है, क्वेश्चन आता है, तब बोलता हूं कि आप पूरा स्कीम कम से कम लगभग 4 से 5 साल के जितने भी स्कीम है, वो स्कीम आप सारे किस कब लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, उसके क्या फीचर है, तो ये सारे स्कीम आपसे पूछे जा रहे हैं। जितना भी आप क्वेश्चन एग्जाम उठा के पेपर देख लो, ठीक है, सारे में ये स्कीम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सारा एग्जाम को आप, सारे स्कीम को आप नोट कर ले, क्योंकि स्कीम इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर। स्कीम दोनों का, करंट अफेयर के से पूछा जा सकता है या फिर आपका स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों, तो इसलिए हर एक स्कीम को याद रखेंगे। और मैं एक वीडियो आपको बना करके पूरा स्कीम लगभग एकदम कंसाइज वे में, ठीक है, ताकि आपको फटाक से याद हो जाए। और पूरा कंसाइज वे में मैं आपके लिए एक पूरा स्कीम 4 से 5 साल के भीतर जितना भी स्कीम हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में। तो उसके लिए आप वेट करिए थोड़ा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो रिवाइज कब लॉन्च हुआ ये नेशनल गोकुल मिशन? तो ये लॉन्च हुआ, कब हुआ? 2014 में, 2014। ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ था। क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है ये? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिवाइज्ड नेशनल गोकुल मिशन विच विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर। क्या है? लाइव स्टॉक सेक्टर। किसको प्रमोट करने के लिए? लाइव स्टॉक सेक्टर, मतलब पशुधन, मतलब पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 22 टू 2025 टू 26 विथ ए बजट ऑफ 3400 करोड़। ठीक है, 3400 करोड़। अंडर दिस 30
हाइफर ब्रीडिंग सेंटर. अंडर दिस 30 हाइफर ब्रीडिंग सेंटर will be set up for 1500 heifers and the implementing agency will get one time assistance of 35% of the capital cost. ठीक है, तो ये हो गया आपका. और सब बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कितना 3400 करोड़ दिया गया है. स्कीम लॉन्च कब हुआ, तो स्कीम लॉन्च हुआ आपको 2014 में. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. अगला क्वेश्चन है यूपीआई से रिलेटेड है. क्या है, यूपीआई. आप लोग यूपीआई से रूबरू होंगे. ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन अप टू व्हाट वैल्यू आर इंक्लूडेड फॉर द स्मॉल मर्चेंट अंडर द इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन. कम मूल्य वाले भीम यूपीआई. यूपीआई क्या होता है आपको पता होगा कि जो पैसा सामान खरीदते हैं तो आप जो क्यूआर कोड स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं यूपीआई सिस्टम. क्या बोलते हैं, यूपीआई सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लिए किस मूल्य तक यूपीआई लेन देन को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 2000 रुपए तक. कब तक, 2000 रुपये तक. ठीक है, अब अगर देख लें यूपीआई पूछा है कि यूपीआई कब बना, तो ध्यान रखेंगे यूपीआई ये कब बना है, ये बना 2016 में. ठीक है, 2016. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है. अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है एनपीसीआई. एनपीसीआई क्या है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये पूछा जाए कि ये कब बना, तो ये बना 2008 में. ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई जो यूपीआई को रेगुलेट करती है. ठीक है, और किसका है ये, किसका इनिशिएटिव है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द इंसेंटिव स्कीम ऑफ 1500 करोड़. कितना दिया है इंसेंटिव स्कीम, 1500 करोड़ फॉर प्रमोटिंग लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन. मतलब यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव गवर्नमेंट देके कितना रिलीज किया है, तो 1500 करोड़. ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू मर्चेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25. द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2000. डेट याद रखेंगे, ये कब से स्कीम इफेक्ट होगा, तो ये इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से. 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 एंड कवर्स यूपीआई P2M ट्रांजैक्शन अप टू द 20,000 ओनली फॉर स्मॉल मर्चेंट. मतलब स्मॉल मर्चेंट के लिए 2000 रुपए तक लिमिट होगा ये. और ये कब से इफेक्ट होगा, तो 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025. 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक इफेक्टिव रहेगा ये. ठीक है, और इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है, तो 1500 करोड़ दिया गया है. तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं where will the नामरूप for अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स विल बी सेटअप. ठीक है, नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नामरूप. कहां है ये, आपने सुना होगा, नामरूप एक डिस्ट्रिक्ट है असम में. ठीक है, कहां आएगा आंसर, असम. ठीक है, और ये अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है ये. ठीक है, अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो है, ये इसकी बात कही गई थी जो अभी जो फरवरी के महीने में जो बजट आई थी 2025 से 26 के बजट में ये प्रावधान लेकर के आया गया था कि असम के नामरूप में एक अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी. ठीक है, तो 25-26 के बजट में ये बात कही गई. अगर पूछा है कि रेशियो क्या होता है, एनपीके क्या होता है, एनपीके का रेशियो क्या होता है यूरिया में, 4:1. मतलब रेशियो हो गया 4, एन हो गया क्या नाइट्रोजन, पी हो गया फास्फोरस और के हो गया पोटेशियम. ठीक है, तो ये आप रेशियो याद रखेंगे
4:2:1, मतलब कि जीपी के फॉर्म में होता है। 1:2 2 और 2:2 4, मतलब क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है ये, ठीक है। तो ये कहां हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट क्या है? द यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the Namrup 4 ammonia urea complex which will be set up at Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Assam. The project will have an annual production capacity, कितना होगा annual production capacity? 12.7 lakh metric ton of urea and its cost has been fixed at कितना होगा? cost कितना होगा इसका cost? 10,601 करोड़, ठीक है। And the plant will have a life of 48 years and will be made more energy efficient, ठीक है। तो ये हो गया कितना? तो कितना टन होगा? 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया जो है यहाँ पे क्या होगा? एनुअल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट हैज मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट वाज हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन फरवरी 2025, ठीक है। तो ट्रेड डिफिसिट क्या है? ये ट्रेड डिफिसिट। तो पहले तो ये आप समझेंगे कि व्यापार घाटा, भारत का माल व्यापार घाटा कितने बिलियन डॉलर था, ठीक है। कितने बिलियन डॉलर था फरवरी 2025 में? तो ये था 14 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी, 14.05 बिलियन डॉलर था, ठीक है। तो इसीलिए, और तो अब समझते हैं कि ट्रेड डिफिसिट होता क्या है। ट्रेड डिफिसिट मतलब हो गया कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, मतलब आप सामान का आयात ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कम कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ट्रेड डिफिसिट। अगर पूछा जाए आपसे कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस, इसी से रिलेटेड एक टर्म है ट्रेड सरप्लस। ये क्या होता है? बस इसका आप उल्टा कर दीजिए। यहां क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, तो इसका उल्टा कर दो आप, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिफिसिट। तो ट्रेड डिफिसिट है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव। यहां क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव हो गया। यहां क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो टर्म था रिलेटेड, यही होता है ट्रेड डिफिसिट, ठीक है। तो आई होप आप ट्रेड डिफिसिट समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट नैरो टू 42 मंथ लो। कितना है? 42 मंथ लो ऑफ 14.05 बिलियन इन फरवरी डॉलर इन फरवरी 2025, ड्रिवन बाई ए ड्रॉप इन गोल्ड। क्यों हुआ है? क्योंकि ड्रॉप इन गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट में क्या हुआ है? गिरावट आई है, इसकी वजह से हुआ है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट वाज 22.9 बिलियन डॉलर इन फिस्कल ईयर 25। द ट्रेड डिफिसिट एवरेज लेस देन 23 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो अगर इस दोनों को, ठीक है, देखो अगर इसको और इस एवरेज लेस देन 23 बिलियन डॉलर इन द फर्स्ट 10 मंथ, इंपोर्ट्स फेल 16.3 टू 50.9 बिलियन डॉलर इन फरवरी 2025, द लोएस्ट इन 22 मंथ, ठीक है। तो आपको इस सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि फरवरी के महीने में ट्रेड डिफिसिट कितना वैल्यू था? तो वैल्यू था 14.05 बिलियन डॉलर, ठीक है। बस ये नंबर आपको याद रखना है। कभी कभी आज देखो, आजकल जो एग्जाम है ना पैटर्न, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है।
तो हो सकता है कि आपसे ये नंबर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इस नंबर को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच लेक। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन किस झील के किनारे है? तो ये है डल लेक के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। और डल लेक कहां है आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो और इसमें देखो 4 लेक है, ऑप्शन नंबर, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन इसमें 4 लेक है, तो चारों को डिस्कस कर लेते हैं। सांभर लेक कहां है? ये सांभर लेक है जयपुर में। कहां है? जयपुर, ठीक है, जयपुर में है। और ये कौन सा है? सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। बाकी के जो 3 लेक हैं, डल लेक और मनसवल लेक और बुलर लेक, बाकी के जो 3 है ये बाकी के जो तीनों है वो है कहां है? जम्मू कश्मीर में है, J&K में है। बाकी के जो तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। और याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जितने लेक हैं वो सब के सब क्या है? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब में जितने लेक हैं सब के सब क्या है? वो फ्रेश वाटर लेक है, मतलब मीठे पानी की झील है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर की वजह से झील बन रहा है ना वो। क्योंकि जम्मू कश्मीर जितने झील का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रहा है। और ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर में खारा पानी थोड़ी होता है, ग्लेशियर में क्या होता है? फ्रेश वाटर लेक होता है, फ्रेश वाटर होता है ग्लेशियर। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लेक होंगे वो कौन होंगे? सबके सब फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका डल लेक, मनसबल लेक और बुलर लेक जम्मू कश्मीर। और सांबर लेक कहां हो गया? जयपुर, ठीक है। और सांबर लेक है खारे पानी की है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? टुलिप गार्डन, डल लेक। नेक्स्ट, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन विल ओपन टू द पब्लिक ऑन 26 मार्च एज ए टूरिस्ट सीजन बिगिंस इन कश्मीर वैली, ठीक है। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला विल इनॉग्रेट इट। द गार्डन इज स्प्रेड ओवर 55 हेक्टेयर बिटवीन डल लेक एंड जावरान हिल्स। This year 70 lakh tulip plants have been planted in the garden and total of 74 varieties of tulip. कितना है? 74 varieties of tulip are available after adding 2 new varieties. मतलब कितना वैरायटी है टुलिप का? 74 वैरायटी है। बस आपको याद रखना है यही वाला जो मैंने आपको बताया कि डल लेक में है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अगला, विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड ए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। हाल ही में भारत ने सांस्कृतिक संपदा करार किस देश के साथ किया है? सांस्कृतिक संपदा करार किस देश के साथ किया? सीपीए। तो ये किया है आपका, कौन किया है? यूएसए के साथ किया। किसके साथ किया है? यूएसए, ठीक है, मतलब अमेरिका के साथ किया गया है ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, ठीक है। अभी आपको पता है कि अभी नया प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने, देखिए आप क्रम याद रखिएगा, ये तो सबको पता होता है कि प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएसए की, लेकिन उनका क्रम याद रखिएगा। तो जो प्रेसिडेंट है उनका क्रम है 50 नंबर का। तो जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्रम है 50। लेकिन और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता होगा, नाम पता होना चाहिए आपको, जेडी वेंस। क्या है? जेडी वेंस। और उनका क्रम है 47, ठीक है। और ये जो दोनों है ये 47 और तो दोनों में 3 का गैप है, ठीक है, ध्यान ऐसे याद रखेंगे, दोनों में 3 का गैप है। और 50 हो। और किस पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप? तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? तो है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टी चलती है, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसके पहले जो गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, और अभी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? रिपब्लिकन पार्टी की है, ठीक है। टोटल इलेक्टोरल कितने हुए हैं? जैसे भारत में क्या है? 543 लोकसभा टोटल कितने सीटें हैं? 543 है। वैसे ही वहां पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है
और सीनेट है, वहां दोनों मिला कितने सीटें हैं, तो 538 याद रखेंगे। टोटल इलेक्टोरल कितना है वहां पे अमेरिका में, 538 है, ये भी याद नंबर याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, आगे देख मूव करते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन रिजर्व डिस्कवर्ड। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहां खोजा गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। ठीक है, तो ये खोजा गया है जर्मनी में। कहां खोजा गया, सॉरी जर्मनी नहीं है, ठीक है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भंडार कहां खोजा गया है, फ्रांस में खोजा गया है। और हाइड्रोजन का यूज क्या है, तो हाइड्रोजन को यूज है अभी क्या है, अभी आप जो इलेक्ट्रिक ईवी जो चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक को प्रमोट किया जा रहा है, वो किस पे है, तो लिथियम आयन बैटरी पे है। मतलब लिथियम एक मिनरल्स होता है और लिथियम आयन बैटरी पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव करती है, रन करती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल, आगे आने वाले समय में ये फ्यूचर, इसका भंडार जो है, इसका स्टॉक अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इससे अभी फ्यूचर, इस आगे जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो व्हीकल आएगा, जो फ्यूचर में जो भी 4 व्हीलर वगैरह जो चलेंगे वो हाइड्रोजन पे ही चलेगी। ठीक है, और तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। ठीक है, पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होंगे, 3। ठीक है, 1 1 2 1 और 3 1। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, एक ये, 2 और 3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोटियम। एक मिनट, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, ये 3 आइसोटोप है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ये क्या होता है, ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। और इस, तो ये ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम देखो यहां पे क्या है, यहां पे न्यूट्रॉन क्या हो गया, 0, 1 - 1 क्या हो गया, 0, यहां पे न्यूट्रॉन क्या हो गया, 1, यहां पे न्यूट्रॉन क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ड्यूटेरियम, ध्यान रखेंगे इसको, ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम, ये दोनों, यही दोनों जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, जो सन से जो एनर्जी मिलती है मुझे, वो किसकी वजह से मिलती है, तो मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी, तो किसी जो सन से एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो भाग लेती है वो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स भाग लेती है। कौन कौन, एक हो गया ड्यूटेरियम और एक हो गया ट्रिटियम। ठीक है, देखो जैसे ये है, ये है, यहां सन है, इसमें क्या हो गया, इधर से आप ड्यूटेरियम आया और इधर से प्रोटियम आया। ठीक है, इधर से ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मतलब, एक मिनट देखो, इधर से ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम H21 और इधर से दिया गया H31। ठीक है, और इसके अंदर क्या, ये सन का कोर है, और इस कोर में क्या होता है, इस कोर में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन की वजह से जो यहां जो एनर्जी निकलती है, यहां क्या निकला, एनर्जी निकला, एनर्जी, उसके बाद हीलियम रिलीज हुआ, हीलियम, और इसके अलावा क्या हो गया, न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यही बोलते हैं बस, तो यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो गया, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों क्या किया गया, दोनों यहां पे क्या, सन में क्या न्यूक्लियर, दोनों का न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन क्योंकि बहुत ज्यादा, किसकी वजह से होता है, तो हीट के, सो मच अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट के प्रेजेंस में ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और यहां से एनर्जी निकलती है, और हीलियम निकला और न्यूट्रॉन निकला। अब इसका क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है,
इसी की वजह से इसका हम यूज इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि तो यहां से क्या निकला, एनर्जी निकला, जो हमें सन से जो एनर्जी मिलती है वो यही एनर्जी है, हीलियम निकला और न्यूट्रॉन निकला, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन से आया क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको सारा ये बता दिया। कहा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, तो ये फ्यूचर फ्यूल, आने वाले समय में जो भी फ्यूल का जो आप यूज करेंगे वो हाइड्रोजन का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल हाइड्रोजन रिजर्व have been discovered beneath the soil for false pillar in the Moselle region of France. It contains about 46 million tons of white hydrogen estimated to be worth 92 trillion डॉलर। कितना का है, कितना 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 कंटेन है, तो 46 मिलियन टन, 46 कितना अनुमान लगाया गया है कि 46 मिलियन टन होगा अब व्हाइट हाइड्रोजन, एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 92 ट्रिलियन डॉलर का। कितना वैल्यू है इसका, 92 ट्रिलियन डॉलर। This is huge reserve has been found at the depth of 1250 meter. The discovery was made by scientists from the Geosources Laboratory and CNRS who were originally searching for methane. मतलब खोज रहे थे ये मीथेन, देखो इसी को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, इसके लिए एक टर्म होता है कि खोज रहे थे कुछ और मिल गया कुछ और आपको, तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, खोजा गया था, खोजना था मीथेन, खोजने के लिए लोग गए थे मीथेन, लेकिन मिल गया क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर हु रिसेंटली रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज में मतलब हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, ये है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, ये विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, ये कौन से नंबर का था ये, तो ध्यान रखेंगे, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है वो सबसे पहले याद रखेंगे कि क्रम कौन सा है, ये तो 59th क्रम था, ये 59th मतलब 59वें नंबर का ये क्रम था। ठीक है, अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लें तो ये तो है आपका कि अभी जो हिंदी के लिए मिला है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, ये इसका छत्तीसगढ़ घर पड़ता है। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है, कि पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की हम बात कर लें तो ये शुरू कब हुआ था, इसको एस्टैब्लिश हुआ था ये 1961 में। ठीक है, इसकी स्थापना 61 में हुई और पहली बार जो अवार्ड दिया गया वो 65 में दिया गया, मतलब फर्स्ट अवार्ड जो है वो 65 में दिया गया था, पहला अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड एस्टैब्लिश कब हुआ, 61 में, पहला अवार्ड कब दिया गया, 65 में। कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, तो 22 लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज का मेंशन है वो 22 लैंग्वेज 22 प्लस इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश 22 भाषा जो शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है उसमें ध्यान रखेंगे उसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 22 प्लस इंग्लिश। ठीक है, 22 प्लस इंग्लिश। ठीक है, पूछा जाए कि कैश प्राइज कितना होता है इसका, ज्ञानपीठ अवार्ड का कैश प्राइज कितना होता है, तो 11 लाख। ठीक है, 11 लाख इसका कैश प्राइज होता है। ठीक है, 11 लाख कैश प्राइज है। और ये जो भारत का लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है, ध्यान रखेंगे, इंडिया में भारत में लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया आपके ज्ञानपीठ के बारे में। और पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था, 65 में जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप, मलयालम लैंग्वेज के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। अगर हम साहित्य अवार्ड की बात कर लें तो इससे सेकेंड हाईएस्ट ऑनर जो है लिटरेचर के लिए उसको बोलते हैं साहित्य अवार्ड। ठीक है, तो साहित्य की अगर हम बात कर लें इसी क्वेश्चन में इसको बता देता हूं। ठीक है, साहित्य अवार्ड के बारे में बात करें तो साहित्य अवार्ड जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है,
1954 में हुई। और इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो ये होता है 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी मतलब 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, मतलब यहां पे हो गया साहित्य अवार्ड जो दिया जाता है वो 24 लैंग्वेज में। और ज्ञानपीठ अवार्ड तो ध्यान रखेंगे इस बात का, तो ज्ञानपीठ अवार्ड किस भाषा में नहीं दिया जाता, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो किस में नहीं जाता है, तो राजस्थानी लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता है। इस बात को आप याद रख लेंगे, कॉपी में नोट बना के लिख लेंगे, ठीक है। और इसका जो कैश प्राइज होता है कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। साहित्य अवार्ड का जो कैश प्राइज होता है 1 लाख होता है, ठीक है। और अभी ये भी दे दिया गया है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, किसको किसको साहित्य अवार्ड मिला है, हिंदी के किनको मिला है और इंग्लिश के किनको मिला है, वो सारा मैं आपके अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये साहित्य अवार्ड हो गया और ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसके विनोद कुमार शुक्ला के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने रचना किया है। तो आप ये देखिए 59 ज्ञानपीठ अवार्ड था। ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड द 12 पर्सन फ्रॉम हिंदी, मतलब हिंदी लिटरेचर से 12वें व्यक्ति और छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब 58 में किसको दिया गया था, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023 वाज गिवन टू, मतलब 58वां जो दिया गया था 58 नंबर का, वो किनको दिया गया था, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य इन संस्कृत एंड गुलजार इन उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया था और संस्कृत के लिए गया था राम भद्राचार्य को, जगत गुरु राम भद्राचार्य को, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ट्रस्ट मैनेजेस द विच द फॉलोइंग लिटरेचर इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इनके लिए इनके कुछ रचना है, आप याद रख लेंगे। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है कि नौकर का कमीज, आपसे हो सकता है अभी न्यूज में है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नौकर की कमीज जो है किनकी रचना है, तो ये है आपके विनोद कुमार शुक्ल के, ठीक है। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसको सारे को जो मैं बताया हूं और जो ये यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ इस सारे को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद रिवीजन करेंगे, तभी आपको चीजें याद रहेगी, अन्यथा चीजें आप भूल जाएंगे, क्योंकि मनुष्य है, ठीक है। तो भूलना आम है, क्योंकि भूलना आम चीज है, तो भूलने कैसे नहीं, तो आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। और वही चीज एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।